नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नारायण दास, यह देखो, तुम्हारा इकलौता पोता रोहित, तुम्हारे बेटे अजीत का बेटा, आज घोड़ी चढ़ रहा है। मोगरा के फूल बिखरे पड़े हैं। मोगरा जो मैं तुम्हारे लिए सफ़ेद चादर पर बिछा देती थी, अपने जूड़े में छिपा लेती थी, मुट्ठी भर भर कर तुम्हारे ऊपर बिखेरती थी, जब तुम मेरे पास खुली छत पर चांदनी बटोरने चले आते थे। शहनाई बज रही है। कभी मैंने भी चाहा था कि मेरी बारात आए और शहनाई बजे। आज भी वही धुन बज रही है जो हम गुनगुनाते थे। तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेंगे प्रीत। मेरा रोम रोम झनक रहा है। मैं अंतर मन से भीगी इस बच्चे को आशीष दे रही हूँ। काश तुम जिंदा होते यह मंजर देखने के लिए। रोहित की दुल्हन का पिता कर्नल है, दादा राजदूत रह चुका है। बड़े बड़े राजनेता आए हैं शादी में। मिलिट्री बैंड से बारात चढ़ रही है। एक से बढ़कर एक गाड़ी, सब घोड़ी के पीछे रेंग रही है और उनमें बैठी है राजरानी। हीरे मोती चमकाती, साड़ियाँ सरसराती, खुशबू फैलाती। तुम कहाँ हो और कहाँ है तुम्हारी घमंडी बीवी राजरानी? दिल नहीं चाहता कि आगे सोचूं। बस अपने चश्मे के मोटे शीशों से आज का नज़ारा देख रही हूँ। अकेली मैं, बेटियां बहुएं, दादाजी दादी जी की गुहार बार लगा चुकी है। कानों पर विश्वास नहीं होता। अजीत का बेटा मेरे पांव छूकर मुझसे मेरा आशीर्वाद लेने आया, घोड़ी चढ़ने से पहले। अजीत और उसकी बहू ने भी पांव छुए। यकीन नहीं होता। तुमने यह हक मुझे जीते जी कभी नहीं दिया, तुम्हारी मौत ने दे दिया। तुम नहीं रहे, राजरानी नहीं रही, न रही तुम्हारी खबी सनी बहन देसी। मैं तुमसे उम्र में सबसे छोटी थी, सो अभी तक जिंदा हूँ तुम्हारे हिस्से के सुख दुख उठाने को। अजीत की बहू सुनंदा ने न्योता भिजवाया था, साथ में 10,000 रुपये नगद, 4 बढ़िया कीमती सूट, नई चप्पलें, शॉल, पर्स, श्रृंगार का सारा सामान और भी न जाने क्या क्या। पत्र में लिखा था, चाची जी, अब बस आप ही हमारे सिर की छतरी हैं। इस परिवार के सब बुजुर्ग उम्र से पहले ही गुजर गए। अपने इस इकलौते वंशदीप को आशीर्वाद देने के लिए ब्याह में जरूर आइएगा। मेरी छोटी बहन आपको लिवाने आएगी, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। भला हो सुनंदा का। नारायण दास, तुम्हारे गलत कामों की गिनती नहीं, मगर कहीं कोई अच्छा काम जरूर तुम्हारे खाते में जमा रहा होगा, जो तुम्हें ऐसे सुंदर कर्मों वाली लायक बहू मिली। कितनी अभागी थी राजरानी, जो जल्दी चली गई। मैंने सुना है अजीत ने माँ को क्लोरोफॉर्म का डबल इंजेक्शन देकर हमेशा के लिए सुला दिया, जैसा कि खान सामा प्यारेलाल ने बताया। सब कुछ होते हुए भी राजरानी पागल हो गई। मैं राजरानी नहीं, उसकी भी सौत भी नहीं हूँ। तुम्हारे संग अपने रिश्ते को क्या नाम दूँ? बताकर तो जाते एक बार। राजरानी की गुनाहगार मैं थी, तो इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए थी। राजरानी क्यों पागल हो गई? 1000 दुख तो मैंने सहे थे, चुपचाप। कहती भी तो किससे? मैं क्यों ना पागल हो गई? उसके मायके वाले जयपुर के पुराने रईस थे। उसके पिता और फिर छोटे भाई जीवन भर उसके नाम से रुपया पैसा बेचते रहे, वह भी हजारों में। तुम सब उस पैसे से ऐश करते थे। उसके जेवर बेच बेच कर पैसा कारोबार में लगा दिया। घर खरीदा तो उसके जड़ाऊ कंगन बेच दिए। चोरी का इल्जाम प्यारेलाल पर लगा दिया, फिर भी प्यारेलाल घर में बना रहा। राजरानी ने उसे निकालने को कहा तो तुमने कहा कि रहने दो, गरीब है, पुराना खादिम है। कितनी बोली थी वह, बेवकूफ़ थी परले दर्जे की। फूलों में पली, कॉन्वेंट में पढ़ी। तुम देखने गए थे तो वह स्कर्ट पहनकर साइकिल चला रही थी अपने लोन में। न बदन न काठी, तुम उसे बच्ची समझे थे। सच बताऊं, मुझे उससे जलन थी। तुम जब बीमार पड़े और फाजिल से निकम्मे हो गए थे, तब मैं छिप छिप कर उसे तुम्हारी बेकार देह की मालिश करते देखती तो मेरे कलेजे को एक अजीब सी ठंडक मिलती। वह खाना बनाकर नहाने धोने जाती, मैं रसोई में घुसकर सब्जी चुरा लाती। जयपुर वाली रसोई खूब अच्छी बनाती थी। तुम्हें उसी के हाथ का खाना पसंद था। धूप पसीने की दोस्ती मुझसे और खाना बीवी के संग मेज सजाकर जी जलता था मेरा। मन में आता था जाकर मेजपोश खींच दूं और सारा तामझाम जमीन पर गिरा दूं, मगर जब्त कर लेती थी अपना गुस्सा। फिर वही फितूर दिमाग से उतरकर मेरी नस नस में बहने लगता। खाना खाकर वह ठाठ से सोती थी, मैं मौका देखती रहती। उसकी नाक बजने की आवाज़ के साथ ही मेरी नसों में दौड़ता गुस्सा नशा बनकर मुझ पर छा जाता और मैं उसे लांघ कर तुम्हारे शरीर से आ लिपटती।
तुमने क्या कभी रोका मुझे? कितनी फुर्ती से हम उड़ जाते थे अपनी दुनिया में, मगर तुम तो लाए ही मुझे इसलिए थे। नेपालगंज तुम लकड़ी का व्यापार करने आए थे, साथ में था तुम्हारा भाई बिशन दास। मेरा पहाड़ी पंडित बाप लकड़ी का दलाल था, घर ले आया तुमको। सांप को चाय पिला फूलवती, कुछ मीठा शीठा भी ला। मैं हिरनी सी कुचाले बढ़ती पहाड़ी ढलान के नीचे वाली गली के हलवाई से ताज़ा गुलाब जामुन ले आई थी। तुम्हें गुलाब जामुन से ज़्यादा मीठी मैं लगी थी। लकड़ी का ठेका तो अपनी जगह रहा, तुम मुझे अपने भाई की दुल्हन बनाकर ले आए। न बारात न बाजा, 4 फेरों की शादी। मैंने सोचा बड़े लोग हैं, बड़ा शहर ऐश करूंगी। नहीं पता था कि मुझे दुख भोगने हैं। तुम्हारे भाई का तो भयंकर दमा था। मैं नादान उस बीमार पति की सेवा करती रही, कभी उसकी पीठ पर, कभी छाती पर वैद्य जी का तेल मलती, कभी गर्म पानी में पेपरमिंट डालकर भाप दिलाती। उसका गोरा गोरा पीला पीला मांस, कुर्ता बनियान, लकीरों वाला पजामा, सब में वही बास। चूड़े वाले हाथों में मैं साबुन से कपड़े धोती, मगर बांस पीछा नहीं छोड़ती। तुम्हारी विधवा बहन जहाँ भर के काढ़े बनाती, वह काढ़ा पीकर चुपचाप सो जाता। 5 महीने बाद मैं मायके गई, पहली और आखिरी बार। माँ ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। मेरे चूड़े का रंग उतर उतर कर बदरंग पीला सा पड़ गया था। मेरे हाथ सूखे, पाँव पटे पटे, उसका मुंह उतर गया। मैं आँख चुरा कर पहाड़ी जंगलों में भाग गई। चीड़ और भांग की मिली जुली खुशबू में लंबी लंबी सांसें लेती घंटों भटकती रही। मन हुआ वहीं रह जाऊं। खूब दहाड़ मारकर रोई। माँ से लिपट लिपट कर दुहाई दी कि मत भेजो अपने से दूर, मगर माँ जल्लाद निकली। अरे कमबख्त, कोई नहीं कहेगा कि तू छोड़ आई है, सब कहेंगे गंवार थी छोड़ गए। हमारी इज्जत रख, तेरे और भी भाई बहन हैं। इसके बाद वह बूढ़ी नाइन को बुला लाई। नाइन ताइन ने मुझे पत्नी धर्म की शिक्षा दी। मैं हंस हंस कर दोहरी हो गई। तब उसने मेरे गाल पर चाटा जड़ दिया, जोर से चिल्लाई, तेरी जिंदगी में दुख ही दुख है। अब अपनी कोशिश से जिंदगी सुधार ले, वरना कहीं की नहीं रहेगी। उसकी हिदायतें गांठ बांध ली और चुपचाप वापस आ गई। भले ही नादान थी, पर इतना तो पता था कि पति पत्नी के रिश्ते का आधार क्या होता है। सारे नुस्खे आजमाती रही तुम्हारे भाई पर। वह हंसने मुस्कुराने लगा, मेरी ठोड़ी उठाकर मुंह भी चूमता। कभी मैं सिकुड़ कर कछुआ बन जाती। जैसे तैसे मेरी गृहस्थी चलने लगी, मगर अक्सर उसकी सांस फूलने लगती। वह लाचार सा मुझे छोड़कर खांसने लगता। मैं डर जाती, अगर उसे ऐसा वैसा कुछ हो जाता तो तुम्हारी बहन चिल्लाती, क्या कर दिया उसे करमजली। जब से पाँव धरा है, घर में रोज लड़का बीमार हो जाता है। पहले छठे छमाह से अटैक होता था, अब आए दिन पड़ जाता है। अपने मौज मजे के मारे प्राण लेगी क्या? किसकी मौज, किसका मजा? उसकी कमजोरी मुझे खाने लगी। मैंने तुमसे एक दिन 2 टुक बात की कि मुझे वापस भेज दो जहाँ से लाए थे। तुम कुटलाई से मुस्कुरा कर बोले, पहले अपनी माँ से पूछ ले फूलवती, फिर बोल। तेरे बाप को बराबर 500 रुपये महीना भिजवा रहा हूँ। गोया में कोई नौकरानी थी, और जैसे तुम मेरी तनख्वाह भेज रहे थे मेरे गांव। मेरा बाप क्या तुम्हारे लकड़ी के ठेके पूरे नहीं कर रहा था? माल तो वही भिजवाता था जिससे तुम हजारों कमाते थे। मुझे तो नहीं, अलबत्ता 1 हफ्ते बाद तुमने राजरानी को उसके मायके जयपुर भेज दिया। तुमने कहा कि तुम्हें बलूत की लकड़ी लाने असम जाना पड़ेगा। 2-4 महीने का चक्कर लगेगा। अंधा क्या मांगे 2 आंखें, राजरानी क्या मांगे अपना मायका। उसे भेजने में तो तुम्हारा लाभ ही लाभ था। हर बार वह ढेर सारे सामान से लदी फदी लौटती। वह चली गई तो सारा काम मेरे जिम्मे, ऊपर से हुकूमत तुम्हारी बहन की। तुम झूठे, न कहीं जाना न आना। बिशन तुम्हारे लालच से चिढ़ता था। एक एक करके सारे कीड़े रेंग रेंग कर बाहर आ रहे थे। एक दिन मुझ पर जैसे पागलपन सवार हो गया। मैं आंगन में सिर झटक झटक कर नाचने लगी। मेरा पति चिल्लाता रहा, मगर मुझे रोक नहीं पाया। तब तुमने आकर मुझे अपनी बलिष्ठ गिरफ्त में थाम लिया। मैं वहीं सबके सामने तुमसे लिपट कर फूट फूट कर रोई। बिशनदास तुम्हारे दफ्तर में कागज पत्तर संभालता था। रोज सुबह सफ़ेद कमीज और सफ़ेद पतलून पहनकर काला बैग लेकर वह ऑफिस में जा बैठता था। खाना खाने के लिए 1 बजे घर आता। अक्सर उसी के रिक्शे में देसी सौदा सुलक लाने बाजार चली जाती थी। घर पर मैं अकेली रहती थी। उसी दिन भी सुबह की रसोई समेटकर मैं छत पर चली गई। धूप में टंकी के पास बैठकर कपड़े धोए और नहाई।
छत के दरवाजे की ओर मेरी पीठ थी। तुम चुपके से आए और दरवाजे की सांकल लगा दी। मैं मुड़ कर देखती, इससे पहले ही तुमने मुझे गोद में उठा लिया। मैं चिल्लाई तो हथेली से मेरा मुंह दबा दिया। चिल्ला चिल्ला और जोर से चिल्ला। सुन कौन रहा है तेरी? देसी सुनेगी, प्यारालाल सुनेगा? हाँ, मगर वे क्या तेरी तरफदारी करेंगे? तुझे ही इल्ज़ाम लगेगा, सोच ले। उनका दाना पानी तो मुझसे है। मैं छटपटाती रही मगर छूट न पाई। फिर यह हरकत रोज का किस्सा बन गई। जितना ही मैं डरती बचती, उतना ही तुम रंग दिखाते। किसी को पता नहीं चला, मगर मैं मुंह जोर हो गई, एकदम निर्भीक। देसी की गालियों का मुंह तोड़ जवाब देती, प्यारेलाल पर रौब से हुक्म चलाती। जब मर्जी घूमने फिरने बाजार चली जाती। मुझे लगता था सब मेरे गुनहगार थे, अव्वल दर्जे के मक्कार। बस बिशन से दोस्ती बनाए रखी, उस पर मेरा हक था। वह सीधा साधा मासूम इंसान था, तुम्हारे हथकंडों से बेखबर। मुझे सिनेमा ले जाता था, सोने की चूड़ियाँ बनवा दी। उसके प्यार करने में आग नहीं थी, मगर सुकून तो था। जो मुझे अपनी नीयत समझ आती थी, मैं उसे ठग रही थी, मगर तुम्हारी मर्जी से। बेबस जो थी। राजरानी वापस आई। मैंने सोचा चलो जान छूटी, मगर तुम गाक थे, कोई न कोई मौका जुटा ही लेते। पहले मैं राजरानी से डरती रही, फिर वह डर भी निकल गया। तुम चोर थे तो मैं सीना जोर। मेरे हाव भाव देख राजरानी का माथा ठनका। उसने तुम पर अपनी गिरफ्त कस ली, जाने कैसे। शादी के वर्षों बाद उसे गर्भ रह गया। तुम फूले न समाये, तुम्हारा सारा ध्यान राजरानी पर केंद्रित हो गया। मैं गई भाड़ में। जलन ने मुझे कुटिल बना दिया। ऊपर ऊपर से मैं खुशी दिखाती, अंदर अंदर कुड़ती। मुझे बच्चा चाहिए था, अपना बच्चा, बिशनदास का बच्चा। बहुत जतन किए, कुछ नहीं हुआ। राजरानी जच्चेगी के लिए मायके चली गई। उसे वहां छोड़कर तुम वापस आए तो तुम्हें फिर से वही तलब लगी। मन में आया कि तुम पर थूक दूं, मगर मुझे बच्चा चाहिए था, कैसे भी। मैं मुस्कुरा कर फिर से तुम्हारी होली। बच्चा आया, मेरा मन गुलजार हो गया। मैंने चुपके से तुम्हें बताया, पर तुम्हारे तो चेहरे का रंग फीका पड़ गया। निकलवा, अभी गिरवा दे इसे। नहीं, हरगिज नहीं। कोई नहीं जानता कि यह तुम्हारा है। सब इसे बिशन का ही मानेंगे। नहीं गिरवाऊंगी। सब बिशन का ही मानेंगे इसे, सिवा बिशन के। क्या मतलब? बिशन बच्चा पैदा नहीं कर सकता, और यह बात उसे पता है। सुन फूलवती, तू उसकी दूसरी बीवी है। उसकी पहली को जब पता चला, वह वापस नहीं आई, किसी और के संग जा बैठी। इसलिए बिशन शुरू शुरू में तुझसे हाथ समेट कर बैठा रहा। जब तू पहली बार मायके जाकर लौट आई, तब उसने तुझे अपनाया। याद कर, बिशन को अगर पता चला कि तू पेट से है, तो वह समझ जाएगा कि तू क्या कर रही है। मेरे हाथ के तोते उड़ गए यह कहानी सुनकर। मुझे तुम्हारे घर आए 3रा साल था। इतना बड़ा किस्सा और मुझसे ही छिपा कर रखा तुम सबने, राजरानी ने भी। तभी तुमने यह भी बताया कि बिशनदास तुम्हारा जुड़वा भाई था, तुमसे 2 घंटे छोटा। पैदाइश के समय सिर्फ 1.5 किलो वजन था उसका। हजारों तकलीफें उठाकर उसे तुम्हारी माँ ने पाला, और अब यह रोल तुम्हारी बहन अदा कर रही है। कितने बेईमान हो तुम सब, कितने झूठे। ऐसे आदमी की शादी ही क्यों की? तुझे यहाँ कैसे लाता? तेरा रूप जो डंक मार गया फूलवती, तू बेहद सुंदर जो थी। ओहो, तो फिर राजरानी पर क्यों इतना लुट जाते हो? अब पैसा भी तो कोई चीज़ है ना। बस तू अपनी जगह पे, वह अपनी जगह पे। तू मुझे खुश रख, मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूँगा। पर तू ये बच्चे बच्चे का चक्कर छोड़ दे। मैं मरती क्या न करती, रो रो कर अंधी हो गई। मेरी अंदर की व्यथा कौन समझता। दुख जैसे तैसे छिपाया, कहा कि नजला हुआ है। बदले में तुमने मुझे जड़ाऊ टीका और कंधे तक लटकते झुमके बनवा दिए। बड़ी चालाकी से तुमने वे गहने अपने भाई को दिए और जताया कि बेटे होने की खुशी में उपहार दे रहे हो। बिशनदास खुश हो गया। खुद अपने हाथ से उसने मुझे पहनाए और फिर मेरे साथ फोटो खिंचवाई। मैं फूली न समाई। लकड़ी के ठेके से तुमने हजारों कमाए, मगर मेरे नाम कोई रकम जमा नहीं की जो मैं जिंदगी भर खाती। बिशनदास को तुम क्या देते थे? सिर्फ 250 रुपये महीना। हमारा राज कब तक छिपा रहता? जिस दिन पकड़ा गया, तुम्हारे भाई ने जहर खा लिया। मैं विधवा हो गई। तुम्हारे खोटे कर्म एक अच्छे भले इंसान को खा गए। कितना शरीफ था। कुदरत ने भी क्या बंटवारा किया जुड़वा बच्चों में। एक को सारे सद्गुण, विद्या, लगन, कला, प्रियता, संवेदना सब देकर सहेज छीन ली।
और दूसरे को सेहत देकर मतलबी बेईमान और अय्याश बना दिया। भाई बहन बहुत प्यारे थे, मगर अपनी अय्याशी सबसे ज्यादा। बिशनदास ने मरते मरते मुझसे बदला लिया। उसने अपना सारा हिस्सा देशी के नाम लिख दिया। तुम्हारे माँ बाप उसकी सेहत की चिंता के मारे अपनी पुरानी हवेली उसी के नाम कर गए थे। तुमने बेसाख्ता उसकी अंतिम इच्छा का मान रखा। दसियों छोटे मोटे किराएदार उसमें बसे थे। वह किराया देशी को मिलने लगा। मुझे मुझे क्या मिला? ठेंगा। मैं और भी निहत्थी और बेबस हो गई। बिशनदास से मेरे रिश्ते का एक नाम था। उसके रहते मैं सुहागन कहलाती थी, श्रृंगार करती थी। चवन्नी भर बिंदी मेरे उजले माथे पर चमचम करती थी। मेरा रूप जगमगाता था। अब मैंने सच संवर सकती थी, न हंस बोल सकती थी। मेरा नाम एक गाली बन गया। मेरा अंतर्मन मुझे डसता। सोचा तुम्हारी मनोज दहलीज छोड़कर मायके जा बैठूं, मगर वहाँ कौन सा खजाना गड़ा था। टीबी की मारी माँ, भाई की कच्ची गृहस्थी, बूढ़ा बाप, सब कुछ बदल गया था। बेटे के सामने होते तो तुम ऐसा दिखाते कि मुझे जानते भी नहीं, मगर अकेले में मैंने अपने किवाड़ उड़का लिए। तुमने दर्जनों सफ़ेद साड़ियाँ लाकर डाल दी। औरंगड़ी, कोटा, चंदेरी, शिफॉन, सब राजरानी से चोरी चोरी मैं सफ़ेद साड़ी पहनने उतरी तो तुमने घेर लिया। तुम बोले कि फूलवती तुम हंसनी लगती है, अपने नैनों में मुझे छिपा ले, कहकर तुमने मेरी छाती में अपना सिर गड़ा दिया। बेचारी राजरानी, मेरा अपराधी मन कभी भी उसकी सेज पर डाका नहीं डालना चाहता था, मगर तुम न माने। मैंने पूजा पाठ में मन लगाया, आश्रम में जाकर रहने लगी। तुम 4 दिन में इज्जत का ढोंग करके वापस ले आए। आश्रम वाले अभिभूत हो गए। मैंने हथियार डाल दिए। तुम्हारा दिया खाने के अवज में फर्ज भी तो अदा करना था। मैं तुम्हें पाल रही, मैं झूठ क्यों बोलूं? मेरी जवान दे तो वैसी की वैसी भी थी, भूखी प्यासी। तुम्हारा बेटा बड़ा हुआ तो राजरानी ने उसे अजमेर पढ़ने भेज दिया। अब वह रोज रोज उससे मिलने के बहाने चली जाती। तुम खुद भी चले जाते थे अक्सर। मैं और देसी अकेले इस कोठी में, न हम आपस में बोलते थे, न एक दूसरे को सह पाते थे। प्यारेलाल खाना बना देता। दोनों अलग अलग कमरों में बैठकर उसे निगल लेते। मुझे प्यारेलाल का ही आसरा था। शायद वह मेरे दर्द को समझता था, शायद वह मुझे भी अपने जैसा समझता था, महज एक खिदमतकार। मैं उसका देशी की तरह फटकारती नहीं थी। धीरे धीरे मेरी शह पाकर उसके आधे दर्जन बच्चे हमारे आंगन में कूदने फांदने लगे। देशी नाराज होती तो मैं उसे डांट देती। आखिरकार वह पुरानी हवेली में रहने चली गई। प्यारेलाल ने मुझसे कहा, मालकिन इन्हें पढ़ा लिखा दिया करे, कुछ जोड़ बाकी सीख जाएंगे। सच पूछो तो मुझे एक आसरा मिल गया। रोज स्कूल लगाकर बैठ जाती। धीरे धीरे मोहल्ले भर के गरीब बच्चे आकर बैठने लगे। तुम दोनों वापस आते तो स्कूल बंद। घर तुम्हें सजा सजाया मिलता। रोटी पानी राशन बगीचा सब एकदम ठीक। वक्त गुजरा। अजीत एयरफोर्स का बड़ा अफसर बना, हर तरह से सुंदर होशियार। उसके बॉस ने ही उसको दामाद बना लिया। सुनंदा आई, सर्वगुण संपन्न, राजरानी का गमन 7वें आसमान पर। तुम दोनों एक हो गए। सफ़ेद बालों के साथ साथ तुमने इज्जत का जामा पहन लिया। मैं छिटक कर दूर जा पड़ी, घर के कोने में रखी हुई झाड़ू की तरह। अजीत बेंगलुरु में जा बसा। तुम भी वहीं चले जाते। जब यहाँ आते देसी भी रहने आ जाती, वरना शक्ल भी न दिखाती। उसके पास आमदनी, मेरे पास कुछ भी नहीं। कितनी बार मैंने मांग रखी, क्या मेरा हक नहीं था? बिशनदास क्या मेरा ब्याहता पति न था? मगर तुम मामूली हाथ खर्चे देकर टालते गए। बिशनदास के संभाले ही तुम्हारा कारोबार टिका था। उसके मरने के बाद तुम्हारा मानो दाहिना हाथ ही कट गया। सारा बिजनेस चौपट हो गया। तुमने कभी सोचा कि जिस बाई की शादी तुमने अपनी जिम्मेदारी पर करवाई थी, उसकी विधवा को रोटी पानी की जरूरत पड़ेगी बुढ़ापे में? मेरा बच्चा आज होता तो वह भी अजीत जितना होता, कमा रहा होता। राजरानी का पर्स नोटों से भरा रहता था और मेरे पास पर्स ही नहीं था। जब तक तुम्हारा शरीर चला तुमने मुझे भोगा। राजरानी ने अपने घमंड में कभी जाहिर नहीं किया, मगर मैं जानती हूँ कि उसे पता था। वह अपने सुहाग का दिखावा करती थी, तुम्हारे सामने मीठी बनी रहती थी, मगर पीठ पीछे उसकी आंखें नफरत मुझसे सहन नहीं होती। शायद मेरी बद्दुआ ही तुमको लगी कि तुम फालिज मारा गया, कोई कुछ न कर सका। प्यारेलाल और राजरानी तुम्हें संभालते रहे।
6 साल तुम पलंग पर पड़े रहे। पानी की तरह पैसा बहने लगा। मैं दूर से देखती रही। राजरानी सब कुछ भूल कर तुम्हारे पास बैठी रहती। नारायण दास तुम्हारे जैसी नीयत थी, वैसे तुम्हें फल भी मिला। सुनंदा जैसी बहू का कोई सुख नहीं मिला। पोता हुआ, पर तुम उसे चाह कर भी देख नहीं पाए। समझ ही नहीं थी। तुम मरे तो अजीत विदेश में था। जिस बच्चे को देखकर मेरी ममता तरसती रही, उसका कंधा भी तुम्हें नसीब नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद राजरानी बिखरने लगी। जब से मैं उसे समझाती बुझाती, वह मुझे ही कोसने लगती। मेरा छुआ हुआ खाना तक नहीं खाती। 2-4 बार आमने सामने हमारी तकरार हुई। मैंने डंके की चोट पर उसे साफ साफ सुना दिया, राजरानी मुझे दोष मत लगा, गलती तेरी है। माँ की लाडो बनी रही जनमज्दगी, बोराया मर्द छोड़ कर तू मायके दौड़ जाए तो वह जहाँ चाहे मुंह मारेगा ही। जवानी तो अंधी होती है। मैं तो दोनों तरफ से लुट गई, न इज्जत रही न रखवाला, और आज भिखारन बनी तेरे 2 टुकड़ों के लिए यहाँ पड़ी हूँ तो तू डंडे बरसा रही है। शर्म कर। मेरा आदमी मरा तेरे आदमी के कारण। तेरे पास तो पैसा है और पूत भी, मेरे पास क्या है? मेरे पूत का नाम न ले अपनी काली जबान से, तो जाना उसी के पास। यहाँ क्यों बैठी है? यह घर तो मनूस है। उसके बाद राजरानी का डेरा बेटे बहू के पास लग गया। मैं घर में निपट अकेली, प्यारे लाल को भी कहाँ से पालती। चुपचाप राजरानी की भरी पूरी गृहस्थी में से चोरियां करने लगी। कभी कोई बांडा, कभी चांदी का सामान, कभी उसकी विदेशी साड़ी। वह छठे चमासे आती, उसे पता भी न चलता। उसकी याददाश्त कम होने लगी थी। धीरे धीरे उसका आना कम होने लगा। किसे होश था सामान का? प्यारे लाल ने मोटर हथिया ली, जो अजीत के नामकरण के वक्त राजरानी के मायके से आई थी। वह उसको टैक्सी में चलाने लगा। मैंने उससे अपना कट रखवा लिया। वह रोज के रोज 30-40 रुपए दे देता। मैंने कोठी को सजा सवार कर रखा। कोई ब्याह बारात होती तो सामने का बगीचा और कमरे किराए पर दे देती। मोहल्ले भर के बच्चे इस आंगन को आबाद रखते। मैं खुद 8वीं तक पढ़ी थी, मगर उन बच्चों का होमवर्क कराते कराते कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख गई। जिसे भी ज़रूरत होती मेरे पास सीखने समझने आ बैठता। बिशनदास का कमरा किताबों से भरा पड़ा था। मैं खूब पढ़ती। मेरा नाम चाची जी पड़ गया। सिर्फ अजीत की नहीं, जगत भर की चाची। एक दिन सुना कि राजरानी बहुत बीमार है। मैंने प्यारेलाल को खबर लाने के लिए भेजा, मगर उसके बेंगलुरु पहुंचने से पहले ही वह मर चुकी थी। बड़ी बुरी तरह मरी। दिमाग नहीं रहा था उसका, जहां तहां गंदगी फैला देती। पलंग पकड़ लिया था, पड़े पड़े घाव हो गए, पूरे शरीर में गलन आ गई। हालांकि अजीत और सुनंदा ने सेवा दवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार अजीत ने, चलो जो हुआ भला हुआ, निजात मिली। राजरानी के मरने के बाद अजीत आया था। सुनंदा को राजरानी ने सब बताया था, मगर वह नेक स्वभाव की पढ़ी लिखी लड़की निकली। उसने आदर से पूछा, चाची जी, मम्मी का बहुत सा सामान पड़ा है, आपको देखभाल करनी पड़ती है, आप चाहे तो हम ले जाएं। हाँ बेटी, सब तुम्हारा है, जो चाहे ले जाओ। वह 3-4 दिन तक सामान खोलती छाटती रही। उससे जो ठीक लगा ले गई। बाकी यही तरह है, मेरे मरने तक पड़ा रहेगा। घर तो कितना जर्जर हो चुका है। मेरा बुढ़ापा भी तो यहीं आकर पसरा है, जाने कब से। अजीत कह गया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ वह कोठी नहीं बेचेगा। देशी कब की मर चुकी। पुरानी हवेली पर किराएदारों ने कब्जा जमा लिया। कौन कोर्ट कचहरी कर रहा है। अजीत और सुनंदा के पास बहुत है। बेंगलुरु में ठाठ से रहते हैं। एक बेटा, वह भी न्यूयॉर्क में जा बसा। आजकल फैशन है विदेश में बच्चों को बेच देने का। मेरी रोटी पानी, सेवा दवा सब इन बच्चों के तमाम गरीब माँ बाप देख लेते हैं। बगीचे में सब्जियां लगी हैं, जो पेड़ तुमने बोए थे खूब फल देते हैं। आम, लीची, अमरूद, अनार। मैं खुश हूँ। तुम सबके मरने के बाद बांट बांट कर खाती हूँ। कहते हैं ना कि सबसे अच्छा प्रतिशोध है बात तक बचे रहना। बारात दुल्हन के घर तक पहुँच गई। अगवानी और मिलनी हो रही है। दुल्हन की दादी राजदूत की बीवी ने मुझे यानी रोहित की दादी को गले लगाया। मिलनी की और पशमीने की शाल उड़ाई। जब तक दुल्हन की टोली घर आएगी तो मुंह दिखाई में उसे मैं अपना वही जड़ाऊ मांग टीका और झुमके दूंगी जो तुमने मुझे दिलाए थे। आखिर मैं ठहरी उत्तरजीवी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।